सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम देखने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग, जो कि हमारा सेकंड ईयर में सब्जेक्ट आता है और इलेक्टिव होता है, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, बस आपको इसमें पास होना होता है। तो मतलब पर ये बात है कि अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग कर लोगे ना, तो आपको मतलब आगे थोड़ी ईजी रहेगा और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझने में। पाइथन हमारी क्या होती है, बहुत ईजी लैंग्वेज होती है समझने में और ईजी टू रीड होती है, जिससे कि आप मतलब पाइथन का जो कोड होता है ना, बिल्कुल मतलब बहुत ईजी लैंग्वेज होती है उसे समझने में। ज़्यादा अगर आपको अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती, तो आप पाइथन को फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ना जो भी सिलेबस होगा, जो भी मैं यहाँ पर इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ टॉपिक्स, वो बिल्कुल एक ही टू के नए सिलेबस के हिसाब से पूछना। जो हमारा पिछला सिलेबस था वो हमारा थोड़ा चेंज हुआ है, तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा नए सिलेबस का, आप देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने जो पहले टॉपिक लिख रखे हैं, जो भी कवर करें, बेसिक कॉन्सेप्ट पाइथन का, पाइथन वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, बेसिक ऑपरेटर्स इन पाइथन विद कोड। मैं लास्ट में आपको कोड भी करके दिखाऊंगा जब ये सारा समझा दूंगा। पाइथन ब्लॉक्स और डिक्लेयरिंग एंड यूजिंग न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। तो पाइथन हमारे जो है ना 3 नंबर्स को सपोर्ट करता है, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। तीनों को अच्छे से समझाऊंगा कोड करके, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। सो आपको बस क्या करना है, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि हमें मतलब 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से पूरे कर पाए इस चैनल पे, है ना। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए और भी सब्जेक्ट हमने पढ़ाए हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हो। आपको पाइथन की भी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर। और मतलब अगर आपको कोड चाहिए तो गिटहब का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप देख लेना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पाइथन होती क्या है, ठीक है। पाइथन हमारी क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप सबको पता है, लेकिन इसके कुछ मतलब कीवर्ड्स हैं आपको याद करने हैं। जैसे कि पाइथन इज अ जनरल पर्पस इंटरप्रेटेड इंटरएक्टिव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पाइथन हमारी क्या है, एक तो इंटरप्रेटेड है, मतलब इसके अंदर कंपाइलर नहीं इंटरप्रेटर यूज होता है। इसका जो कोड होता है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। जो कंपाइलर होता है वो हमारा पूरे के पूरे कोड को एग्जीक्यूट करता है एक साथ, लेकिन पाइथन के अंदर क्या होता है कि हमारा जो कोड है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा होता है। और इंटरएक्टिव है कि मतलब आप इससे यूजर से आप इनपुट ले सकते हो और आउटपुट दे सकते हो, इंटरएक्टिव होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इसके अंदर क्लास और ऑब्जेक्ट वाले भी मतलब कॉन्सेप्ट होते हैं। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमारी सारी होती हैं, ठीक है। इट वॉज क्रिएटेड बाय ग्यूडो वॉन रोसम ड्यूरिंग 1985 to 90, ठीक है। इस टाइम पीरियड में ये बना था मतलब, और किसने बनाया था, ग्यूडो वॉन रोसम ने बनाया था, ठीक है। सो ये थोड़ा याद रखा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि पाइथन वॉज व्हेन क्रिएटेड एंड बाय होम, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने पाइथन के फीचर्स लिखे हैं, यहाँ पे मैंने 5 फीचर लिखे हैं, लेकिन पाइथन के बहुत सारे फीचर्स होते हैं। आपको इन फीचर्स को करना है, अगर फीचर्स ऑफ पाइथन आता है 10 नंबर में, तो आपको पहले ब्लैक पेन से लिख कर आना है, इजी टू लर्न है। फिर आपको अच्छे से उसे एक्सप्लेन करने आ रहा है कैसे इजी टू लर्न है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, सिंटैक्स बहुत इजी होते हैं और मतलब थोड़ी बेसिक इंग्लिश की तरह होती है कि मतलब इसके अंदर प्रिंट है तो प्रिंट ही यूज हो जाता है डायरेक्ट, और ज़्यादातर डाटा टाइप्स वगैरह डिफाइन नहीं करने होते हैं, डायनेमिक होता है। तो क्या होता है, इजी टू लर्न होता है। मतलब ज़्यादातर जो कोडर्स की जो पहली लैंग्वेज होती है लर्न करने वाली, वो हमारी पाइथन होती है। फिर है हमारा इजी टू रीड, इसे मतलब सिंटैक्स इजी है तो कोई भी इसे रीड कर सकता है। फिर है हमारा इजी टू मेंटेन, उसे कोड को बहुत इजीली मेंटेन हम कर सकते हैं। स्केलेबल होता है, अगर ज़्यादा वो आ जाता है मतलब कोड तो स्केलेबल होता है। और जीयूआई प्रोग्रामिंग, यानी कि इसे हम ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस भी बना सकते हैं पाइथन का यूज़ करके। अब देखो यहाँ पे आती है हमारी डेवलपमेंट साइकिल। तो देखो पाइथन की अगर बात ना करें, ट्रेडिशनल डेवलपमेंट साइकिल की बात करें कि मतलब और लैंग्वेजेस की डेवलपमेंट साइकिल की बात करें, तो सबसे पहले क्या होता है इस साइकिल के अंदर, स्टार्ट द एप्लीकेशन। पहले हमारी जो एप्लीकेशन होती है वो स्टार्ट होती है, फिर हम बिहेवियर को उसके टेस्ट करते हैं, फिर स्टॉप द एप्लीकेशन, स्टॉप करते हैं एप्लीकेशन को जहां पर भी हमें एडिट करना होता है एडिट प्रोग्राम, देन रिकम्पाइल, क्योंकि उसके अंदर कंपाइलर होता है, इसके अंदर इंटरप्रेटर है, तो रिकम्पाइल, देन रीलिंक द एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक है। एग्जीक्यूटेबल लिंक को हम वापस रीलिंक करते हैं और फिर उसे स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन को, फिर टेस्ट करते हैं। तो थोड़ी बड़ी होती है इसकी जो डेवलपमेंट साइकिल होती है। तो आपको है ना क्या, जब भी डेवलपमेंट साइकिल आए पाइथन की, पहली बात तो ये अब सिलेबस में नहीं है, क्योंकि पहले था इस सिलेबस में, तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि पिछले 3 साल आई हुई थी ये, तो मेरे को लगा कि ये करा देनी चाहिए। अगर इस बार आ जाती है, सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन वो ऐसे भी तो दे सकते हैं। हाँ, पाइथन का तो पार्ट है ना, हमने सिलेबस के अंदर स्पेसिफिक नहीं लिखा, लेकिन पाइथन का तो पार्ट है डेवलपमेंट साइकिल। तो देखो आप इसे ऐसे लिख कर आना, और पाइथन के साथ अब हम इसे कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब देखो पाइथन डेवलपमेंट साइकिल, स्टार्ट द एप्लीकेशन, टेस्ट बिहेवियर, स्टॉप द एप्लीकेशन, एडिट प्रोग्राम। इसके अंदर रिकम्पाइल एंड रीलिंक हमारा क्या हो गया, हट गया। मतलब इसके अंदर 2 स्टेप हमारे क्या हो गए, रिड्यूस हो गए, ठीक है। अब अगर हम इसके अंदर हम मॉड्यूल भी ऐड कर दें ना, तो हमें मतलब ये स्टॉप द एप्लीकेशन भी नहीं करना पड़ता, ठीक है, डायरेक्ट हम एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ये होती है हमारी पाइथन डेवलपमेंट साइकिल,
ठीक है। इतना अच्छे से डिफाइन में नहीं, मतलब इतना ज़्यादा डीपली नहीं समझाया क्योंकि मतलब अब सिलेबस में है नहीं, बस आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए इसका। फिर हमारे आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स आप बिल्कुल बेसिकली आप नाम समझ सकते हो किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का, किसी भी पर्सन का, प्लेस का। ये जो हमारे नाम होते हैं ना, मतलब जैसे कि आपका नाम कुछ होगा, आपके मतलब आप अपने पेट का नाम कुछ रख सकते हो, मतलब कि बुक का कुछ नाम होता है, तो वो हमारे क्या होता है? आइडेंटिफायर होते हैं, कि मतलब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम सकते हैं कि पाइथन के अंदर आइडेंटिफायर क्या होते हैं। एन आइडेंटिफायर इज अ नेम गिवन टू अ वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल और अदर एंटिटीज इन अ प्रोग्राम। प्रोग्राम के अंदर किसी भी मॉड्यूल को, प्रोग्राम वेरिएबल को, फंक्शन को, क्लास को कोई भी नाम दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? हम आइडेंटिफायर कहते हैं। अब देखो आइडेंटिफायर मतलब नाम रखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। अब वो रूल्स कैसे होते हैं? देखो, पहला तो जो हमारा स्टार्टिंग होगा, मतलब कि जो पहला वर्ड होगा आइडेंटिफायर का, या तो वो A to G यानी कि मतलब A to Z तक यहाँ तक होना चाहिए स्मॉल में, या तो बिग में होना चाहिए, और अंडरस्कोर होना चाहिए। ये 3 चल सकते हैं और कोई नहीं चलेगा, ठीक है। फिर रिमेनिंग कैरेक्टर, मतलब कि पहले के बाद जो रिमेनिंग कैरेक्टर होंगे वो कौन से होंगे? या तो लेटर्स हो सकते हैं, या तो नंबर्स हो सकते हैं, या तो अंडरस्कोर हो सकता है, ठीक है। फिर है हमारा केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का बेसिकली मतलब ये होता है कि मतलब जैसे कि हमारे पास ये लिखा हुआ है नेम, ठीक है, नेम, और हमारे पास लिखा हुआ है ये नेम, ठीक है। तो ये वाला नेम और ये वाला नेम क्या है? डिफरेंट है। क्यों? इसके अंदर ये जो एन है ये स्मॉल है और यहाँ पे कैपिटल है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे कृष्णा लिखता हूँ कैपिटल में, ठीक है, इसे किसी मतलब कि कोई वैल्यू असाइन करता हूँ, जैसे कि 7 असाइन कर दिया, और मैं अगर दूसरा कृष्णा लिखता हूँ जिसके अंदर मतलब जो हमारा के है वो स्मॉल है, ठीक है, और हमारे सारे जो स्मॉल है, या फिर मतलब कोई भी वर्ड अलग है, और इसको असाइन करते हैं 8, तो अगर हम इसे एक्सेस करेंगे तो 7 प्रिंट होगा, इसे एक्सेस करेंगे तो 8 प्रिंट होगा। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारे केस सेंसिटिव होती है, कि मतलब स्मॉल केस अलग होता है और बिग केस अलग होता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अपर केस और लोअर केस बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे इसके कैन नॉट बी यूज्ड रिजर्व वर्ड। अभी हम रिजर्व वर्ड को देखेंगे। रिजर्व वर्ड कौन से होते हैं? कि मतलब आप है ना, कोई भी आप आइडेंटिफायर के अंदर आप रिजर्व वर्ड यूज नहीं कर सकते पाइथन के, ठीक है। रिजर्व वर्ड कौन से होते हैं? मतलब कि बेसिकली कीवर्ड्स होते हैं, रिजर्व कीवर्ड्स। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिजर्व कीवर्ड्स आर दैट वर्ड्स हैव स्पेशल मीनिंग। उनकी कुछ स्पेशल मीनिंग होती है, मतलब पहले से प्री डिफाइंड होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, ठीक है। एंड कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर, ठीक है। समझ में आ गया। अब जैसे कि फॉल्स है, ट्रू है, क्लास है, ग्लोबल है, विथ है, ये कुछ है आइडेंटिफाइज के अंदर। मतलब टोटल शायद पाइथन के अंदर 33 हमारे कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो मतलब वो हमारे रिजर्व होते हैं, उनको आप प्रोग्राम के अंदर अपने यूज नहीं कर सकते। मतलब वैसे तो आप यूज कर सकते हो, लेकिन आइडेंटिफायर का नेम के लिए यूज नहीं कर सकते। मतलब कि आप अगर खुद से कोई वेरिएबल मतलब नाम देना चाहो तो आप नहीं दे सकते, ठीक है। समझ में आ गया होगा यहाँ तक आपको। अब हम देखते हैं लाइन एंड इंडेंटेशन, ठीक है। ये बेसिकली ब्लॉक्स के अंदर भी आ जाता है। पाइथन ब्लॉक्स को मैंने आगे अच्छे से बताया है, लेकिन देखो लाइन एंड इंडेंटेशन को देखो। पाइथन डज नॉट यूज ब्रेसिस। मतलब पाइथन के देखो और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, उसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे कि इफ लिखा, यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं, है ना, और यहाँ पर हम ब्रेसेस लगा देते हैं, और ये हमारे इसके अंदर जो कोड होता है वो इस वाले इफ कंडीशन के लिए रन हो रहा होता है। लेकिन पाइथन के अंदर क्या होता है, ये तो हमारी और लैंग्वेज जैसे कि C++ में ऐसे हम यूज करते हैं, ठीक है। मतलब एग्जांपल बता रहा हूँ, और सब लैंग्वेजेस में भी ऐसे ही करते हैं, ब्रेसेस यूज करते हैं। लेकिन पाइथन के अंदर क्या होता है, इंडेंटेशन का यूज होता है, ठीक है। इंडेंटेशन क्या होता है कि मतलब जैसे कि जैसे कि यहाँ पे हमने कंडीशन लिखी और यहाँ पर एक कॉलन लगाया, कॉलन लगाएंगे, और अपनी जो भी आपकी कंडीशन है, जैसे कि यहाँ पर आपने कंडीशन मतलब जो कोड है आपका, कोड 1, कोड 2, ऐसे आप लाइन, यानी कि इंडेंटेशन इसके अंदर 4 स्पेस का फॉलो होता है, मतलब कि 4 स्पेस का एक टैब का फॉलो होता है। तो आप यहाँ पे अपना जो कोड है लिख सकते हो, ठीक है। एक के बाद एक आना चाहिए। अगर ये जो लाइन है इधर चली जाती है तो ये क्या होगा, ये दूसरा ब्लॉक बन जाएगा, ये हमारा एक ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है। तो ये रन होगा, ठीक है। Python does not use braces to indicate blocks of code फॉर क्लासेस एंड फंक्शन, ठीक है। पाइथन हमारी क्लास और फंक्शन के लिए ये ब्रेसेस को यूज नहीं करता, बल्कि इंडिकेट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक, सॉरी, मतलब ब्रेसेस को यूज नहीं करता, इंडेंटेशन को यूज करता है। कैसे? ब्लॉक्स ऑफ कोड आर डिनोटेड बाय लाइन इंडेंटेशन। एग्जांपल इसका देखो, जैसे कि हमने यहाँ पे कंडीशन ट्रू लिख रखी है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मतलब ये वाली चल जाएगा, ठीक है, ये वाला प्रोग्राम। अगर इसके नीचे भी, इस प्रिंट के नीचे भी कुछ होता तो वो चल जाता। ऐसे एल्स के नीचे ये, तो एल्स वाले प्रोग्राम ये चल जाएगा। अभी मैं कोड करके बताऊंगा ना तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। कमेंट्स इन पाइथन, पाइथन के अंदर कमेंट कैसे करते हैं? एक तो ये हैशटैग वाला होता है, अगर ये लगा दोगे तो सिंगल लाइन कमेंट हो जाता है, और अगर आप ये ट्रिपल कोट्स लगा देते हो तो मल्टी लाइन कमेंट्स हो जाता है। कि मतलब जैसे कि कमेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली वही होते हैं ना, जो लाइंस होती हैं उनको इग्नोर कर रहा होता है जो हमारा इंटरप्रेटर होता है, ठीक है, उसको मतलब वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा।
तो देखो जैसे कि आपको ना प्रोग्राम के अंदर ऐसे लिखना है ए इज बिग देन बी, ए इज बिग देन बी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, जैसे कि कोई कमेंट है, ठीक है, तो आपको इसे कमेंट करना है, तो आपने ऐसे स्टार लगा दो इसके आगे, तो ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट। अब जैसे कि आपके पास ऐसे कमेंट है, ए इज बिग देन बी एंड सी इज स्मॉल देन बी, तो ये क्या है, हमारा मल्टी लाइन है, एक से ज्यादा लाइन है, तो दोनों पे आप स्टार लगा सकते हो, दोनों पे आप हैशटैग लगा सकते हो, लेकिन आप अगर इसे ट्रिपल कोट के अंदर डाल दोगे तो भी ये मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं प्रोग्राम करके बताऊंगा, उसके अंदर अच्छे से समझ आ जाएगा। ये होते हैं हमारे पाइथन के कमेंट, ठीक है। अब देखेंगे पाइथन वेरिएबल्स, ठीक है। सिलेबस के अंदर बहुत अच्छे से टॉपिक मेंशन है, तो इसे देखो अच्छे से। वेरिएबल्स आर नथिंग बट रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशन। जब भी आप कोई मतलब आइडेंटिफायर देते हो किसी भी डेटा टाइप वगैरह को, तो आप उसके अंदर क्या होता है कि एक रिजर्व मेमोरी लोकेशन आ जाता है, ठीक है। तो वो होता है हमारा वेरिएबल्स। किसके लिए यूज होता है, वो स्टोर करने के लिए वैल्यूज को। वेरिएबल्स आर नथिंग बट रिजर्व मेमोरी लोकेशन टू स्टोर वैल्यूज। इट मीन्स दैट व्हेन यू क्रिएट अ वेरिएबल यू रिजर्व सम स्पेस इन अ मेमोरी। जब भी आप वेरिएबल कोई बनाते हो तो क्या होता है, मेमोरी के अंदर कुछ स्पेस हमारी रिजर्व हो जाती है। अब जैसे कि आपने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया a, ठीक है, a इज इक्वल टू 7, तो ये क्या होगी, एक इंटीजर जितना साइज लेता है मेमोरी के अंदर उतनी मेमोरी हमारी स्टोर हो जाएगी, मतलब लोकेट हो जाएगी a के लिए, ठीक है। तो ये a क्या हो गया, हमारा वेरिएबल हो गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। सो बेस्ड ऑन द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल द इंटरप्रेटर एलोकेट्स द मेमोरी। मैंने आपको बता दिया, यू कैन स्टोर इंटीजर, डेसिमल और कैरेक्टर, ठीक है, इन सबको आप स्टोर कर सकते हो वेरिएबल के अंदर। तो फिर है हमारे स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स। सो स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स क्या होते हैं हमारे, मतलब डेटा टाइप्स क्या होते हैं, पाइथन हैज वेरियस स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स दैट आर यूज टू डिफाइन द ऑपरेशन पॉसिबल ऑन दैम, ठीक है। मतलब कि डेटा टाइप्स मतलब उसके अंदर डायनेमिकल लैंग्वेज है, तो आपको डेटा टाइप तो डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है कि मतलब, तो पाइथन क्या करता है, अपने आप उस डेटा टाइप को मतलब वेरिएबल्स को कन्वर्ट कर देता है डेटा टाइप के अंदर, कि मतलब जैसे 7 है तो वो इंटीजर है, 7.5 है तो वो डेसिमल फ्लोट है, ठीक है। अब देखो पाइथन हैज 5 स्टैंडर्ड डेटा टाइप। पहला नंबर्स, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स, इन 3 नंबर को पाइथन सपोर्ट करता है। स्ट्रिंग, सेट ऑफ कैरेक्टर को स्ट्रिंग बोलते हैं। लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी। लिस्ट होती है हमारे कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, जैसे कि हमारा एरेस होता है। टपल क्या होता है, सिमिलर टू लिस्ट बट इनम्यूटेबल। इनम्यूटेबल का मतलब होता है वो बाद में चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। डिक्शनरी होता है हमारे की वैल्यूज पेयर्स होती हैं। देखो इन तीनों को आप अगले आने वाली यूनिट्स में मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, चिंता मत करो, ठीक है। बस आपको नंबर्स और स्ट्रिंग को थोड़ा इसमें समझ लेना, तो मैं नेक्स्ट यूनिट में भी एक बार बता दूंगा, और नंबर्स और अभी मैं कोड करके दिखाऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो अंडरस्टैंडिंग पाइथन ब्लॉक्स। पाइथन ब्लॉक्स क्या होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको इंडेंटेशन और लाइन बताया था, वही होते हैं पाइथन ब्लॉक्स। इन पाइथन अ ब्लॉक्स इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट आर इंडेंटेड टुगेदर, ठीक है। मतलब कि जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, इफ कंडीशन इज ट्रू देन ये वाला कोड चलेगा। तो ये वाली जो स्टेटमेंट होगी ना, ये सीधी सीधी, मतलब कि ये जो लाइन सीधी सीधी जारी होगी, ये वाला जो ब्लॉक होगा वो इस वाले इफ के लिए चलेगा। अगर ये थोड़ा सा भी इधर आ जाता है या मतलब आगे इधर चले जाता है, ठीक है, इससे मतलब इधर चले जाता है, तो ये वाला अलग ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। ब्लॉक्स आर यूज टू डिफाइन द स्कोप ऑफ वेरिएबल एंड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। तो वेरिएबल का स्कोप भी डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं ब्लॉक्स, ठीक है हमारे। तो ये होते हैं हमारे पाइथन ब्लॉक, समझ में आ गए होंगे। अब हम देखेंगे पाइथन बेसिक ऑपरेटर्स, जो कि मैं आपको कोड करके बताऊंगा। एंड डिक्लेयरिंग यूजिंग न्यूमेरिक, डेटा टाइप्स, इंटीजर, फ्लोट एंड एक्सेट्रा। एक्सेट्रा की जगह आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्स भी लिख सकते हो, तीन ही को सपोर्ट करता है। सो जल्दी से कोड करके देखते हैं। अब हम देखने वाले हैं पाइथन के अंदर प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, ठीक है। मैं आपको इसके अंदर ऑपरेटर्स, नंबर्स और क्वेश्चंस बताने वाला हूँ कुछ, जिससे कि आप अगर क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर प्रोग्राम के रिलेटेड तो आप लिख सको, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पाइथन नंबर्स। तो देखो और जो लैंग्वेजेस है ना, उसके अंदर जो हमारे डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि इंट, फ्लोट और कैरेक्टर वगैरह होते हैं, ठीक है। तो हमारी जो पाइथन है वो एक डायनेमिकल लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसके अंदर हमें पहले डेटा टाइप डिफाइन नहीं करना होता, डायरेक्ट वैल्यू देनी होती है। तो लैंग्वेज क्या करती है, उसका जो इंटरप्रेटर है पाइथन का, वो अपने आप ही रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये क्या है। जैसे कि अगर आपने नंबर उसमें एक्स के अंदर जैसे नंबर आपने डिफाइन किया, तो इसे पता चल जाएगा जैसे 1 क्या है, इंटीजर है, तो वो उसे इंटीजर वैल्यू डिफाइन कर देगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पाइथन नंबर तीन न्यूमेरिक टाइप्स को सपोर्ट करता है पाइथन। पहला होता है इंटीजर, दूसरा होता है फ्लोट और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इंटीजर आपको पता है जो हमारे होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और जो हमारे फ्लोट होते हैं वो होते हैं हमारे कौन से, फ्लोट होते हैं हमारे डेसिमल नंबर्स, ठीक है।
कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसके अंदर हमारा रियल और इमेजिनरी पार्ट आ जाता है, ठीक है। अगर इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट जैसे कि जे के टाइप में लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 1J, ठीक है। और भी अभी आपको आगे एग्जांपल बताऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो कॉम्प्लेक्स तो आपने नंबर्स पहले पढ़े होंगे ना, बस उनको अगर लिख दोगे आप तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर को पाइथन सपोर्ट करता है, ठीक है। सो वेरिएबल्स ऑफ न्यूमेरिक टाइप्स आर क्रिएटेड व्हेन यू असाइन अ वैल्यू टू देम, ठीक है। तो देखो ऐसे हम असाइन करते हैं वैल्यू, ऐसे x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2.8, यानी कि ये डेसिमल है तो फ्लोट हो गया। अब देखो ये हमारे कमेंट्स में मैंने डाल रखा है, और इसका हम टाइप चेक करना होता है तो हमारे पास ये टाइप फंक्शन होता है जिससे कि हम चेक कर सकते हैं कौन से टाइप के, ठीक है। तो अभी मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। तो देखो सबसे पहले जब भी आप फाइल बनाओ ना पाइथन की, तो आप ऐसे बना सकते हो न्यू फाइल करके, और जो भी आपको नाम देना है, जैसे कि अगर हम इसे नाम दे रहे हैं नंबर 1, और मतलब इसको डॉट करके py देना होगा, ठीक है। आपको ऐसे डॉट करके py देना होगा जब भी आप पाइथन की फाइल बनाओगे। तो क्या होगा, py क्या होता है, इसका एक्सटेंशन होता है, तो ये फाइल बन जाती है। तो आप यहाँ पे मतलब देख लेना इंस्टॉलेशन वगैरह पाइथन का कैसे होता है, और इसको यहाँ पे आप रन कर सकते हो, रन पाइथन फाइल करके। तो देखो मैंने पाइथन की फाइल रन की, तो यहाँ पे आ रहा है पहला हमारा क्या है, इंटीजर है। ये देखो प्रिंट टाइप x। तो पहला हमारा क्या है, इंटीजर है। दूसरा हमारा क्या है, फ्लोट है। और तीसरा क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो यही आपको बस बताना चाह रहा था। तो इसे अभी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ जिससे कि ये बाद में डिस्टर्ब ना करे। तो कमेंट हमारे वो होते हैं ना जो वैल्यूज हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको थ्योरी में भी बताया था। तो पहला अब हम देखते हैं इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर इंट और इंटीजर, देखो शॉर्ट फॉर्म इसकी इंट होती है क्योंकि और लैंग्वेजेस में हम इंट से उसे मतलब डिफाइन करते हैं। इज अ होल नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव, विदाउट डेसिमल, ऑफ अनलिमिटेड लेंथ, ठीक है। इसके अंदर कोई भी लेंथ डिफाइन नहीं होती पाइथन के अंदर। और लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर डिफाइन होती है लेंथ इंटीजर की, पर इसके अंदर नहीं होती, ठीक है। तो इंटीजर के एग्जांपल्स हैं हमारे सामने, कोई नेगेटिव भी है और बहुत बड़ी वैल्यू भी है, लेकिन पाइथन इसे क्या करेगा, मतलब यूज़ कर सकते हैं हम पाइथन के अंदर। तो देखो एक्स वाई जेड कुछ भी आप नाम देख सकते हो यहाँ पे, ये तो वेरिएबल है, ठीक है। तो देखो हमने रन किया यहाँ पे, पहला इंटीजर, दूसरा इंटीजर, तीसरा इंटीजर, तीनों की हमने वैल्यू देखो, बहुत बड़ी वैल्यू भी दी है, छोटी वैल्यू भी दी है और नेगेटिव वैल्यू भी दी है। तो कमेंट आउट कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं इसे, ठीक है। सो फ्लोट है नेक्स्ट। फ्लोट और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इज अ नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव कंटेनिंग 1 और मोर डेसिमल्स। अगर उसके अंदर पॉइंट आ जाता है, मतलब डेसिमल आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, फ्लोट हो जाता है। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ऐसा करके देख लेना। और मतलब ये जो सारा कोड है ना आपको मिल जाएगा, मैं आपको गिटहब का नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आपको नोट्स और कोड वगैरह सब मिल जाएंगे, ठीक है, चिंता मत लेना। फिर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो ये मतलब और लैंग्वेज अगर आपने की भी है ना तो शायद कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं लिखा होगा आपने, लेकिन यहाँ पे देखो ये पाइथन सपोर्ट करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर आर रिटन विद अ जे एज अ इमेजिनरी पार्ट। इसके अंदर जे जो होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। तो देखो इसे रन करके दिखाता हूँ क्योंकि ये मतलब बहुत लोगों ने इसे रन नहीं किया होता है। तो देखो इसके अंदर हमारा ये x है, x कैसे लिखा हुआ है 3 + 5j, यानी कि 3 हमारा क्या है यहाँ पे रियल पार्ट है, और 5j क्या है हमारा इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ पे 5j हमारा इमेजिनरी पार्ट है और यहाँ पे 5j हमारा इमेजिनरी पार्ट है। सो इसको अगर हम रन करेंगे तो देखो कॉम्प्लेक्स 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 सारे क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। सो चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये नंबर्स हमारा पार्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। आई होप आप यहाँ पे अच्छे से समझा के आओगे, ठीक है। ऐसे ही मतलब इसके अंदर आता है कि मतलब नंबर्स कैसे पाइथन के अंदर कॉन्सेप्ट होता है। तो आपको सबसे पहले नंबर की डेफिनेशन, मतलब नंबर्स यहाँ पे 3 सपोर्ट होते हैं, ये डेफिनेशन देनी है। फिर इन तीनों को बहुत अच्छे से समझाना है विथ ये एग्जाम्पल्स, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। पहला है हमारा ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, आपने अगर और लैंग्वेज पढ़ी है ना, बिल्कुल सेम है ऑपरेटर, बिल्कुल भी अलग नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत सिंटैक्स होता है कि सेमीकोलन नहीं आता पाइथन के अंदर, बहुत छोटा कोड होता है। पाइथन के अंदर ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑफ वेरिएबल ऑन वेरिएबल एंड वैल्यूज, ठीक है। मतलब कुछ हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि अब आप ऐसे कह सकते हो विच कैन मैनिपुलेट द वैल्यूज ऑफ ऑपरेंड। ऑपरेंड हमारे क्या होते हैं, जैसे ए और बी है, उसके बीच में अगर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो ए और बी क्या हो गए, हमारे ऑपरेंड्स हो गए। सो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे x हमारा क्या है, ऑपरेंड है, y हमारा क्या है, ऑपरेंड है, और एडिशन हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा ऑपरेटर हो गया, एडिशन वाला सिंबल, ठीक है। तो देखो पाइथन डिवाइड द ऑपरेटर इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। पाइथन के अंदर जो ऑपरेटर्स है कुछ मतलब इतने टाइप्स होते हैं, बेसिक टाइप्स हैं, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल एंड बिटवाइज, ठीक है। और भी होते हैं इसके अंदर, जैसे कि आइडेंटिटी, मेंबरशिप होते हैं इसके अंदर फंक्शन ऑपरेटर, लेकिन हमारे बेसिक ऑपरेटर्स के अंदर यही ऑपरेटर आते हैं। अगर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो उन्हें भी, बहुत ईजी है, ठीक है। मैंने यहाँ पर बेसिक ऑपरेटर कवर किए क्योंकि हमारे सिलेबस में यही है। पाइथन अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, बेसिक, बहुत बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर आर यूज्ड विद अ न्यूमेरिक वैल्यूज टू परफॉर्म कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशन। जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं ना वही परफॉर्म करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंशियल और फ्लो डिवीजन। अगर इन सब का अगर मैं एग्जांपल दूं तो
जल्दी से लिख देता हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊँ 2 + 3, तो हमारा यहाँ पे क्या आंसर आएगा? बेसिक सी बात है, 5 आएगा। आ गया 5। अगर आप जैसे इसके अंदर वेरिएबल डिफाइन कर दो, जैसे कि a = 13 एंड b = 14, और अगर आप यहाँ पे प्रिंट करो और इसके अंदर दो a + b, तो ऐसे भी आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो देखो 27 आ गया। और ऐसे ही आप सारे के सारे इसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। अब जैसे कि मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँ 3 बार, और यहाँ पे सारे जो ऑपरेटर्स हैं इन्हें चेंज करता जाऊँ। जैसे कि मैं यहाँ पे माइनस लगा दूँ, और यहाँ पे मैं जैसे डिवाइड लगा दूँ, और मल्टीप्लाई लगा सकता हूँ, और एक्सपोनेंश लगा सकता हूँ, और फ्लोर डिवीज़न लगा सकता हूँ, और एक और, हाँ सॉरी, एक हमारा मॉडुलस भी आ जाता है। तो इसे कॉपी करके एक बार और पेस्ट करता हूँ, जिससे कि मैं यहाँ पे मॉडुलस लगा सकूँ। तो मॉडुलस हमारा बेसिकली रिमाइंडर जो होता है वो प्रिंट कराता है, और जो हमारा फ्लोर डिवीज़न होता है वो हमारी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ना डिवीज़न की, वो प्रिंट कराता है। जैसे कि अब अगर आप 4 डिवाइड बाई 3 करोगे तो क्या आएगा, कुछ 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आप वहाँ पे क्या लिख सकते हो, 1 आपको ये आंसर प्रिंट कराएगा। तो देखो यहाँ पे हम 13 और 14 है, इसको थोड़ा मतलब ईजी कर लेते हैं, जैसे कि हमें आंसर पहले से पता हो और बाद में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो इसे मैं ना 4 ले लेता हूँ और इसे मैं 2 ले लेता हूँ। ठीक है, अब हम इसे रन करा देते हैं। पहले इस वाले को कमेंट आउट कर दूँ जिससे कि कन्फ्यूज़न ना हो। तो पहला हमारा क्या आ रहा है, पहला हमारा आ रहा है 6, यानी कि 4 और 2 क्या हो गया, 6 हो गया। फिर आ रहा है 2, 4 - 2। फिर हमारा आ रहा है डिवाइड, यानी कि यहाँ पे पूरा हमारा जो डेसिमल के साथ डिवाइड रिटर्न करेगा 2.0। फिर है मल्टीप्लाई, 4 × 2 8 आ गया। ठीक है, और फिर है हमारा एक्सपोनेंशियल, यानी कि 4 की पावर 2। 4 की पावर 2 क्या होता है हमारा 16, 4 4 जा 16। फिर है हमारा 4 डिवाइड बाय 2, एब्सोल्यूट वैल्यू देनी है तो यहाँ पे बिना डेसिमल के 2 आ रहा है, और अगर यहाँ पे हम मॉड्यूल करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑपरेटर पे मूव करते हैं। फिर हमारा पाइथन असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, अब देखो असाइनमेंट ऑपरेटर आपको असाइन मतलब कि इससे नाम से ही पता चल रहा होगा कि हम किसी भी वैल्यू को जब हम असाइन करते हैं किसी और वेरिएबल के लिए। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास एक्स है, अगर हम उसे वैल्यू देना चाहते हैं 5। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर ए को 4 असाइन किया हुआ है, तो ये होता है हमारा = क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ हमारे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स भी होते हैं जिन्हें हम असाइनमेंट ऑपरेटर भी बोलते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल। बहुत इजी डेफिनेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। = होता है हमारा ऐसे x = 5। और यहाँ ये जो है ना, ये थोड़े कमेंट्स हैं, इनको थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि इंटरप्रेटर भी इसे हमारा इग्नोर करता है। और आप देख सकते हो यहाँ पे है हमारा ये प्लस इज इक्वल टू कैसे एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो अगर आपने ऐसे लिख दिया x प्लस इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, ये ऐसे आएगा x = x + 3। ऐसे ये सारे होते हैं, माइनस = मल्टीप्लाई = डिवाइड, सारे आप देख लेना। ठीक है, इतना मैं बार बार समझाऊंगा तो फिर थोड़ा लेंथी हो जाएगा। इसे कमेंट आउट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। बहुत मतलब इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, मतलब ट्रू और फॉल्स के लिए। कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज़। जब भी हमें दो वैल्यू को कंपेयर करना होता है, क्या वो इक्वल है, क्या वो नहीं है इक्वल, क्या वो लेस देन है, क्या वो ग्रेटर देन है, क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू है, क्या वो लेस देन इक्वल टू है, तो ये सारे ऑपरेशन किसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं हम, कंपैरिजन ऑपरेटर के थ्रू। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहला हमारा इज इक्वल टू वाला साइन है। मैं ये वाला है ना मतलब यूज़ करके दिखा देता हूँ। जैसे कि हमने ए को डिफाइन किया 4, सॉरी सेमीकोलन नहीं आता इसके अंदर, और बी को हमने डिफाइन किया 2। ठीक है, अब अगर हमें इसके अंदर चेक करना है कि हमारा इक्वल है या नहीं है इक्वल, जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिखें प्रिंट a = b, तो ये क्या हमें रिटर्न करेगा, ऑब्वियस सी बात है फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि a b के इक्वल है नहीं है। तो देखो ये क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स रिटर्न कर रहा है, देखो है ना। अब ऐसे ही हम सारे के सारे जो कंपेरिजन ऑपरेटर्स हैं उन्हें चेक कर लेंगे। ठीक है, तो देखो कितने सारे ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमारे हैं प्रिंट ये वाला, तो इसके अंदर अगर मैं लगा दूँ नॉट इक्वल वाला साइन, तो ये हमारा चेक करके दे देगा नॉट इक्वल, यानी कि मतलब उल्टा देता है। जैसे कि अगर इक्वल है तो वो फॉल्स देगा, अगर नॉट इक्वल है तो वो ट्रू देगा। और यहाँ पे हमारा लेस देन ग्रेटर देन तो आपको पता ही होगा, बचपन से पढ़ रहे हो यार। ठीक है, ये हमारा ग्रेटर देन वाला होता है ऊपर वाला, ये लेस देन वाला होता है, ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है,
और ये हमारा लेस देन इक्वल टू होता है, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ट्रू हो जाती है, लेस देन या फिर इक्वल टू, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। अब जैसे कि इसे हम करें तो पहला हमारा क्या, ए इक्वल टू नहीं है, नहीं है, फॉल्स आ गया। अब ये इक्वल है, नहीं है, तब भी ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि नॉट इक्वल है, ठीक है, ट्रू आ गया। अब ये हमारा ए हमारा बड़ा है बी से, हाँ बड़ा है क्योंकि 4 है तो ट्रू रिटर्न कर दिया। ये क्या हमारा ए छोटा है, नहीं है, फॉल्स रिटर्न कर दिया। क्या ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, यहाँ पे हमारा ग्रेटर देन है तो ये क्या आ रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है क्योंकि एक वैल्यू क्या हो गई, ट्रू हो गई। ऐसे ही हमारा फॉल्स रिटर्न कर दिया, क्यों, क्योंकि ना तो वो लेस देन है और ना ही वो इक्वल है। सो आई होप ये भी आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे लॉजिकल ऑपरेटर, ये भी बहुत ईजी है और बहुत ज़्यादा यूजफुल है। लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट, ये कंडीशनल स्टेटमेंट को कंबाइन करते हैं और अगर दोनों की दोनों वैल्यू ट्रू, जैसे कि अब मैं आपको समझाता हूँ। पहले हमारा है ये एंड, पहला होता है हमारा एंड, तो एंड किसके लिए होता है, रिटर्न ट्रू इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू, ठीक है। ये थोड़ा ऊपर आएगा, सॉरी, बोथ कंडीशंस आर ट्रू, ठीक है। अगर ये हो जाता है तो ये क्या आएगा हमारा, इसको मुझे थोड़ा सा टेक्स्ट को छोटा करना पड़ेगा और फिर इसे ऊपर ले जाना पड़ेगा, जब जाके ये सही आएगा। तो यहाँ पे पता नहीं, कोई नहीं। तो देखो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है। अगर दोनों की दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू। तो यहाँ पर x इज लेस देन 5 एंड x इज लेस देन 5, x इज लेस देन 10, तो ये अगर वैल्यू ट्रू हो जाती है तो हमारा मतलब ट्रू रिटर्न करेगा एंड के अंदर। और के अंदर जब रिटर्न करता है कोई भी अगर एक वैल्यू हमारी ट्रू हो जाती है तो ये रिटर्न करता है ट्रू। और नॉट के अंदर मतलब रिवर्स कर देता है, रिवर्स द रिजल्ट, अगर फॉल्स है तो उसे ट्रू कर देगा, अगर ट्रू है तो उसे फॉल्स कर देगा, ठीक है। बस यही मतलब कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर। चलो इसे समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहले मैं इसे ना रन करके इसे डिलीट कर दूँ जिससे कि कन्फ्यूज़न ना हो। तो पहले हमारा जैसे कि हमारे पास वैल्यू है a इज इक्वल टू 5, ठीक है। और हम इसके अंदर मतलब प्रिंट कराना चाहते हैं पहले कि मतलब a इज़ लेस देन 5 एंड a इज लेस देन 10। अब देखो एंड लगा रखा है, यानी कि दोनों की दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो देखो a हमारा 5 है, तो अगर पहले ना मैं इसको 2 कर लेता हूँ, ठीक है, तो दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएंगी क्योंकि देखो है ना, तो ये क्या आएगा, ट्रू आ गया रिटर्न, क्योंकि हमें पता था क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू है, ठीक है। अब अगर हम इसे कर देते हैं 1 तो इसके अंदर क्या होगा, ये वाली कंडीशन फॉल्स कर जाएगी, तो क्या होगा यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है, पता था हमें। तो ऐसे ही होता है, ठीक है। अब आगे हम वो वाले भी देख लेते हैं, और भी और वाला देख लेते हैं। यही वाला सेम अगर मैं और लगा दूँ इसके अंदर a इज़ लेस देन 1 और a इज़ लेस देन 10। सो देखो हमारा इसके अंदर एक कंडीशन फॉल्स है और एक कंडीशन ट्रू है, लेकिन ये क्या करेगा, हमें ट्रू रिटर्न करेगा, क्यों, क्योंकि ये और ऑपरेटर है, कोई भी एक, ठीक है। नॉट में बस अगर आप यहाँ पे नॉट लगा दो आगे तो इसे बस ये उल्टा घुमा देगी, जैसे कि इसके अंदर हमारा ट्रू आ रहा था तो ये फॉल्स हो जाएगा। देखो यहाँ पे फॉल्स हो चुका है, तो ये होता है हमारा क्या, नॉट ऑपरेटर। तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं, फिर है हमारे बिटवाइज ऑपरेटर। देखो ये कॉन्सेप्ट पता है क्या है, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली पता है किसका है, ये कॉन्सेप्ट है हमारा मतलब कि जो भी हमारी वैल्यूज होती हैं उसको पहले हम बिट के अंदर मतलब बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, फिर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। एंड ऑपरेटर यूज होगा अगर सारी की सारी वैल्यू हमारी, देखो सेट ईच बिट टू 1, ये क्या करेगा, बिट को 1 करता जाएगा जब तक कि हमारी जो दोनों बिट होंगी वो 1 होंगी, ठीक है। अगर कोई भी एक बिट अगर हमारी क्या बोलते हैं 0 हो जाती है तो वो उसे फॉल्स कर देता है, क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये बाइनरी के अंदर 1 को हम ऐसा ट्रीट करते हैं और ट्रू, और 0 को हम ट्रीट करेंगे फॉल्स, ठीक है। 5 को अगर हम बाइनरी के अंदर लिखें तो कैसे लिख सकते हैं हम, 5 को हम लिख सकते हैं 1 1 1 1 1 1, ऐसे हम लिख सकते हैं, सॉरी बाइनरी के अंदर इसके अंदर ऐसे नहीं लिखते, 1 0 1 लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम बाइनरी के अंदर लिख सकते हैं। और हमारे पास जैसे 6 हम ले लेते हैं 7 है, ठीक है। अब 7 को हम बाइनरी के अंदर कैसे लिख सकते हैं, 7 को हम बाइनरी के अंदर अगर हम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 1 1 1 1, ठीक है। अब देखो इसके अंदर अगर हम एंड ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे, ठीक है,
तो क्या होगा, इसके अंदर ये जो लास्ट वाली 1 1 है, ये तो 1 आ जाएगा अगर हम एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे, लेकिन जो ये बीच वाला है इसके अंदर 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक एक ही हमारा 1 है, दोनों हमारे 1 नहीं है। और जो ये जो फर्स्ट वाला है इसके अंदर हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि दोनों 1 है। तो देखो अगर मैं इसे अभी परफॉर्म करके दिखाई देता हूँ, ठीक है। तो इसे पहले कमेंट आउट करता हूँ और एक हम वेरिएबल लेते हैं a = 5 एंड b = 7, ठीक है। अब इसके अंदर हम एंड ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। देखो एंड ऑपरेटर का ये जो सिंबल होता है ये वाला होता है, ये रहा, ठीक है, ये वाला होता है एंड वाला, ठीक है। तो देखो अब हम इसे परफॉर्म करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो प्रिंट करेंगे क्या, प्रिंट करेंगे हम a एंड b। तो देखो इसके अंदर क्या प्रिंट होगा, अभी मैं आपको बता देता हूँ। पहले हमारा a क्या है, 5 है, और b हमारा क्या है, 7 है। तो ये क्या करेगा, ये चेंज करेगा वैल्यूज़ को। देखो 1 1, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। क्यों? क्योंकि 1 0 1 आएगा, ये वाला 1 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। 1 0 1 आएगा इसका आंसर। तो देख लो, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा 5 आंसर आया। क्यों? क्योंकि इसने बिट को ऐसे चेंज किया, जो अगर दोनों 1 थी तो उसे 1 कर दिया, और दोनों अगर मतलब कोई भी एक अगर 0 थी तो उसे 0 कर दिया। ऐसे होता है ये। अगर हम इसके अंदर और ऑपरेटर को मतलब परफॉर्म करेंगे तो 7 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि और ऑपरेटर कोई भी एक, बस उसे 1 चाहिए, तो उसे वो क्या कर देता है, 1 कर देता है। और ऑपरेटर के अंदर हमारा ये वाला साइन यूज़ होता है, ये 7 आ जाएगा, देख लो, है ना। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर हमारा एक्सोर क्या करता है, सेट ईच बिट टू 1 इफ ओनली वन ऑफ द 2 बिट्स इज 1, यानी कि दोनों बिट्स 2 बिट्स इज 1। देखो सेट ईच बिट ऑफ 1, हम बिट को 1 जब करेंगे इफ ओनली वन ऑफ 2 बिट्स इज 1, अगर दोनों में से कोई भी एक बिट ही अगर 1 हुई तभी सेट करेगा। जैसे कि इसके अंदर हमारी ये जो बीच वाली बिट होगी यही 1 सेट होगी, और दोनों जो होंगी वो हमारी क्या सेट हो जाएंगी, 0 सेट हो जाएंगी। तो इसके अंदर आंसर क्या आएगा, हमारा 2 आएगा। तो एक्सोर को भी परफॉर्म करके देख लेते हैं। इसका साइन ये वाला होता है, ठीक है। अब एक्सोर को करेंगे तो क्या आंसर आना चाहिए, 2 आंसर आना चाहिए। तो देखो 2 आंसर आ रहा है, ठीक है। नॉट के अंदर है ना कैसे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे नीचे लिख रखा है, द टिल्डा ऑपरेटर इन्वर्ट्स ईच बिट, यानी कि 0 को कर देगा 1 के अंदर और 1 को कर देगा 0 के अंदर। तो ये कैसे करेगा, देखो बिट अगर बाइनरी के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं ना, तो ये हमारा 3 है ना, कुछ ऐसे लिखा जाता है 0 0 0, और फिर यहाँ पे लास्ट में जो ये बिट आती है 1 होती है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सबको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, 0 को 1 के अंदर और 1 को 0 के अंदर। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर, और इसको क्या कहते हैं, -4। तो ये ऐसे मतलब कन्वर्ट कर देता है। अब जैसे कि हमारे पास अगर हम एक वैल्यू असाइन करते हैं c = 3, ठीक है, और इसके अंदर अगर हम नॉट ऑपरेटर को परफॉर्म करते हैं टिल्डा और c, तो ये क्या आंसर हमें एक देगा, -4 देना चाहिए। देखो -4 दे रहा है, ठीक है। तो मतलब इसको मैं अगर बहुत समझाऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। आप इसे समझ सकते हो, ठीक है, इसके अंदर लिख के आ सकते हो, ठीक है। और मतलब इतना ज़्यादा अच्छे से इतना समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक बार कॉन्सेप्ट थोड़ा पता होना चाहिए। और ये क्या करता है, ये हमारा होता है लेफ्ट शिफ्ट। ये क्या करता है, शिफ्ट बाय पुशिंग जीरोस इन द फॉर्म टू राइट, ठीक है। ये क्या करता है, बस ये लेफ्ट शिफ्ट करता है और ये राइट शिफ्ट करता है। ये देख लेना एक बार, ठीक है। मतलब इसे क्या परफॉर्म, ये तो मतलब थोड़ा बाइनरी के उसमें आ जाता है, अगर आपने ये पढ़ा होगा तो आ जाएगा, और वरना आप डायरेक्ट इसके अंदर लिख के आ सकते हो, लेफ्ट शिफ्ट करता है और ये राइट शिफ्ट करता है, ठीक है। सो ये थे हमारे ऑपरेटर्स। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। मेनली देखो कौन कौन से ऑपरेटर आपको अच्छे से आने चाहिए, अर्थमेटिक ऑपरेटर आपको अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि इसका क्वेश्चंस के अंदर बहुत यूज़ होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर तो आता ही है ना। कंपैरिजन और लॉजिकल बिटवाइज में आने चाहिए आपको। बिटवाइज के अंदर एक्सॉर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक्सॉर अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इसके ऊपर आउटपुट क्वेश्चन आ जाता है। सो आई होप समझ में आ गया होगा ऑपरेटर्स। चलो मूव करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। मेरे पे यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं, मैं आपको कुछ बताना चाहता था। ये हमारे पास प्रोग्राम्स टू 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम है हमारे पास। अब इसे कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ पे मैंने प्रोग्राम तो आपके लिए लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको लिख के बता देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो देखो हमारे पास ना एक इनपुट फंक्शन होता है, ठीक है। इनपुट फंक्शन क्या करता है, जब भी हमें यूज़र से कुछ भी इनपुट लेना होता है तो हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं। देखो जैसे कि हमें एंटर योर एज ऐसे लिख सकते हैं, एंटर योर एज, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये हमें हमेशा जो वैल्यू रिटर्न करता है वो हमें स्ट्रिंग की फॉर्म में रिटर्न करता है। जैसे कि अब हम यहाँ पे लिखें कि एज इक्वल टू एंड से, तो अगर हम इसे एक बार रन करके दिखाता हूँ, ठीक है, सबको कमेंट करके और जैसे कि मैं अब इसे अभी फिर सबको डिलीट करता हूँ, फिर इसे रन करता हूँ।
तो देखो यहाँ पे आ रहा है एंटर योर एज, तो मैं यहाँ पे अगर अपनी एज जैसे कि मैं कुछ भी 19 डालता हूँ, ठीक है। तो देखो ये जो है ना, हमने 19 डाल तो दी, अब हम इसका टाइप देखते हैं, ये जो एज है वो कैसे आया है, ठीक है। तो टाइप देखने के लिए हम क्या करते हैं, टाइप फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो हम टाइप लिखेंगे और एज को लिखेंगे, तो हमारी जो एज आ रही होगी वो हमारी आ रही होगी किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर आ रही होगी। देखो एंटर योर एज आया, मैंने यहाँ पे 19 पुट किया, ये देखो स्ट्रिंग एस टी आर किसके लिए यूज़ होता है, हमारा स्ट्रिंग के लिए यूज़ होता है। स्ट्रिंग क्या होता है, हमारे सेट ऑफ कैरेक्टर होते हैं हमारे। तो देखो अब जब भी हमें अगर इनपुट ले रहे हैं तो उसे आपको पहले उसे इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करना होगा, मतलब हमेशा नहीं करना होगा। अगर आपको स्ट्रिंग चाहिए तो आप स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हो, लेकिन हमारी ज़्यादातर वैल्यूज जो होती हैं इंटीजर के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हमें 2 नंबर को ऐड करना है तो पहले हमने इनपुट लिया ए के अंदर, इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर, तो हम यहाँ पे हम लेंगे और फिर कन्वर्ट कर देंगे उसे कैसे, इंटीजर के अंदर। तो इंटीजर ऐसे लगा, देखो अभी मैं समझा देता हूँ क्योंकि फिर आप बोलोगे यार समझाया नहीं। तो देखो एज हमने लिखा था, जल्दी बैक करता हूँ तो जैसे कि वो आ जाए, बार बार लिखना ना पड़े। अब देखो ये हमने टाइप लिया, अगर हम इसे इंटीजर के अंदर इनपुट को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आगे हम इंट लिखेंगे और इसे एक ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे, जिससे कि हमारा ये जो इनपुट होगा वो किसके अंदर आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा इंटीजर के अंदर। तो देखो ये हमारा इंटीजर के अंदर आ चुका है। अब अगर हम इसे प्रिंट कराएंगे तो देखो ये क्या हो गया, ये अच्छा सॉरी, अब देखो ये हमारा क्या था 19, तो 19 डाला, ये देखो ये अब आ रहा है इंटीजर, क्यों, क्योंकि हमने इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, देख सकते हो आप। अब अगर हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल करने के बिल्कुल तैयार हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। अब ये क्या कर दिया मैंने, हाँ कमेंट आउट कर दें। 1 इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर, या तो हम फर्स्ट नंबर कोई भी डाल देंगे, फिर सेकंड नंबर एंटर सेकंड नंबर और उसे हमने कन्वर्ट कर लिया इंटीजर के अंदर, और फिर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे। ऐसे कॉमा दे के हम कुछ भी अपने वेरिएबल्स को प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो देखो एंटर द फर्स्ट नंबर हम देते हैं 45, सेकंड नंबर 45, क्या गया 90, तो वो सही चल रहा है, ठीक है। ये होता है हमारा मतलब प्रोग्राम हो गया 2 नंबर को ऐड करने का। इसके अंदर मतलब मैंने इसके लिए बता दिया, अगर इसके अंदर सब्ट्रैक्ट करने का आता है, डिवाइड करने का आता है, मॉड्यूलो करने का आता है, तो आप सारे के सारे कर लो, ठीक है। और ये हमारा प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल। देखो एरिया बहुत पूछते हैं, एरिया थोड़े याद रखना, रेक्टेंगल, ट्राइंगल और सर्कल, और मतलब सिंपल वो हो जाता है ना एक सिंपल इंटरेस्ट, हाँ सिंपल इंटरेस्ट निकालने का प्रोग्राम आता है, ठीक है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, प्रिंसिपल लेते हैं अमाउंट का, और टाइम लेते हैं और उसे 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो बस ऐसे ही पहले हम रेडियस को निकालते हैं। देखो रेडियस को पहले आपको इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल ले लिया, फिर उसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखो 3.14 को आपको मल्टीप्लाई करना है रेडियस इंटू रेडियस, यानी कि 2 बार आर स्क्वायर आता है ना, और फिर उस एरिया को प्रिंट करा देना है। तो देखो पहले आपसे ये पूछेगा रेडियस ऑफ सर्कल, जैसे कि हमने रेडियस दे दी 4, तो सर्कल का कितना आया 50.24 एरिया आ रहा है, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे प्रोग्राम्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। तो आई होप आपने सबने कोड को समझ लिया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि और यूनिट भी बहुत जल्दी आने वाली है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके प्लीज बताना। और अगर आपको मतलब कोड जो मैंने अभी कराया था वो चाहिए तो आपको गिटहब की लिंक मिल रही होगी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। और आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।